गाइस ये रहा आपका क्लास 11 का जो हिंदी कोर है और ये सेट 1 है मॉडल सेट, क्योंकि आपके 16 जून को जो है आपका एग्जाम होने वाला है। डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाएगा। मैं आपको यहाँ पर 5 सेट जल्दी से बताऊंगी, बहुत जल्दी बताने वाली हूँ, ठीक है। और अगर आपको यहाँ से, आप तो जानते होंगे यहाँ से आपका 3 जो है सेट आया है। अगर आप 3 से यानी और 2 सेट इसमें बढ़ा देते हैं तो मैं बताऊँ आपको 40 में 40 मार्क्स जो है आपके मुट्ठी से जाने वाला नहीं है। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना और दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि यहाँ पर मैं 3 सेट नहीं, पूरी आपको 5 सेट बताऊंगी जो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है 40 में 40 आप पूरा क्वेश्चन का आंसर जो है करके आ जाए और मार्क्स को हासिल करें, ठीक है। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और चलिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ तक निर्देश उद्देश्य तो आपने पढ़ ही लिए होंगे। सो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको पूछा जाएगा 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो हमें इस पद्यांश को पढ़ने के बाद, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिया है कि सबसे पहले देखेंगे, और ये मैं बताऊँ आपको हिंदी कोर है, ठीक है। इलेक्टिव भी बताया जाएगा, अगर आप चाहो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। यहाँ पर है जैसे हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, जगे हम लगे जागने यानी विश्वलोक में फैला फिर आलोक, वेवतम पूंजा यानी कि पुंज हुआ तब नष्ट आखिर संस्कृति हो उठी अशोक, विमल प्राणी ने वीणा ली कमल कोमल कर कोमल का मतलब कि कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्तवार मतलब कि सप्त सिंधु में उठे पिछड़ा मतलब कि पिछड़ा तब मधुर संग मतलब कि सम संगीत बिजाकर बीज रूप से सृष्टि नाव पर झेल प्रलय का शीत अरुण केतन लेकर निज हाथ वरुण पथ में हम बढ़े। अब मतलब कि अभी आगे यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ से हमें पूछा जाएगा जो क्वेश्चन जो हमने पद्यांश पढ़ा उसके बाद बोला है कविता का उचित शीर्षक लिखिए, यानी इस कविता का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए। सो आंसर हो जाएगा ये क्या था, उषा काल, ठीक है। ये क्या था आपका किस कविता से लिया गया, तो आंसर हो जाएगा उषा काल, ठीक है। नेक्स्ट है सारी सृष्टि मतलब कि शोक रहित क्यों हो उठती है। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारे ज्ञान के प्रसार के द्वारा संपूर्ण विश्व को शोक रहित बना दिया, ज्ञान के आलोक में विश्व भर में सुख समृद्धि का विकास हुआ। सो इसीलिए सारी सृष्टि जो है शोक रहित मतलब कि इसीलिए उठी, ठीक है। यही रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को हिमालय का आंगन क्यों कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा भारत को हिमालय का आंगन इसीलिए कहा गया है क्योंकि सूर्योदय की प्रथम किरणें हिमालय पर ही पड़ती है। ये किरणें सूर्य के प्रकाश के साथ साथ ज्ञान भी प्रतीत होती है, ठीक है। सो इसीलिए उसके बाद आपको 1 नंबर में अथवा में और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि और पैसेज पूछा जा सकता है। इसमें क्या कि यहाँ पर देखिए कि इस गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के हल करने। सो देखो यहाँ पर सबसे पहले कि महानगरों में जो सभ्यता फैली है वह मतलब कि छिछली और हृदयहीन है। लोगों के पारस्परिक मिलन के अवसर तो बहुत हो गए हैं मगर इन मिलन में हार्दिकता नहीं होती है। मानवीय संबंधों में घनिष्ठता नहीं आ पाती है। दफ्तरों ड्रामों यानी कि ट्रामों बसों रेलों सिनेमा घरों सभाओं और कारखानाओं में आदमी का हर समय भीड़ में रहता है मगर इस भीड़ के बीच वह अकेला ही होता है, ठीक है। मनुष्य के लिए मनुष्य के भीतर पहले जो माया ममता और सहानुभूति के भाव थे वे अब लापता होते जा रहे हैं। देशों के पारस्परिक दूरी जो है वो घट गई है, लेकिन आदमी और आदमियों के बीच की दूरी जो है अब धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। आप जरूर देख रहे होंगे इस मतलब ये जो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा उपयोग गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए। सो आंसर हो जाएगा महानगरों में फैलाव मतलब फैलता अलगाव, यही होगा। दूसरा महानगरों की सभ्यता को हृदयहीन क्यों कहा गया। सो आंसर हो जाएगा महानगरों की सभ्यता को हृदयहीन इसलिए कहा गया है क्योंकि आज यहाँ के लोग आपसे घनिष्ठता नहीं रही। हर कोई अपने अपने काम में बिजी है, हर कोई अपना काम निकाल लेता है और दूसरों के लिए टाइम नहीं निकालता है, बस यही रीज़न है। आगे मतलब कि हार्दिकता होने का क्या सही। सो आंसर हो जाएगा मतलब कि सौहार्दपूर्ण हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं खंड ग ख, ठीक है। खंड ख में क्या बोला हमें, अभिव्यक्ति माध्यम तथा रचनात्मक लेखन लिखें। सो सबसे पहले देखो क नंबर में क्या बोला, भारतीय किसान। और यहाँ पर हमें बोला कि इन्हीं 2 प्रश्नों के ही उत्तर दे होंगे 5-5 मार्क्स के, यानी 10 मार्क्स यहाँ से मिलेगा। यहाँ पर बोला भारतीय किसान अथवा झारखंड के पर्यटन स्थल पर एक निबंध लिखो। सो दोनों मतलब या तो भारतीय किसान के बारे में लिखो या झारखंड के पर्यटन स्थल के बारे में लिखो। तो सबसे पहले हम बताएंगे यहाँ पर दोनों ही बता देंगे, लेकिन आपको इसमें चुनना है कौन तो आप निबंध को लाइक करते हो या समझते हो उसी को लिखना है, ठीक है। सो सबसे पहले हमने लिखा भारतीय किसान। तो भारत गाँव का देश है, भारत की आत्मा गाँवों में बसती है और भारत की आत्मा से मतलब कि साक्षात प्रतिमूर्ति भारतीय किसान है। किसानों के महत्व को निरूपित करते हुए गांधी जी ने कहा था भारत का हृदय गांवों में बसता है, ठीक है। क्योंकि गांवों में ही सेवा और परिश्रम के अवसर किसान बसते हैं। किसान ही अन्नता मतलब कि अन्नदाता है, श्रेष्ठ पालक है। यदि भारतीय संस्कृति को कोई जीवंत और सुरक्षित रखते हैं तो वे कौन है, भारतीय किसान, ठीक है। किसान किसी भी देश के मेरुदंड होते हैं। कोई भी राष्ट्र हो या मतलब उस राष्ट्र को आहार देने वाले किसान ही होते हैं।
किसान ही अन्नदाता है, किसान ही जीवनदाता है। भारत की आर्थिक रीढ़ कृषि ही है। ठीक है, भारतीय किसान इस शब्द के उच्चारण मात्र से हम सबकी आंखों के सामने एक विचित्र मूर्तिमंत हो उठता है। नंगी देह, कमर में मामूली लंगोटी, कंधे पर हल, हाथों में बैलों की लगाम थमे रहते हैं। उन्हें हाँकते हुए खेतों की ओर जाते किसान मतलब कि यही सब इनको कष्ट झेलना पड़ता है। फिर भी आजकल अगर देखा जाए तो किसानों का कोई सम्मान नहीं करता है, जबकि वही किसान हमें खाना खिलाता है। ठीक है, आप अमीर हो तो क्या हुआ, आप जॉब कर रहे हैं तो क्या हुआ, क्या आपको आप खाना नहीं खाते हो? खाते हो ना, क्योंकि आपको भी किसानों की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, कोई भी अगर मजबूरी हो तो, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम खाते हैं। ठीक है, हाथों में बैलों की लगाम थे। ठीक है, इस वजह से वो खेतों में जाते हाँकते हुए। आगे जैसे वर्षा में भीगते हुए, कीचड़ में सने हुए हल चलाते किसान है, बुआई करते किसान है, फसल काटते किसान है, दोनी करते किसान है, अन्न उछते किसान है, बैलों गायों के सनी पानी लगाते किसानी है, उसको खटवाते हैं, उनको सानी पानी भी देते हैं किसान। आगे भारतीय किसानों के ये ही सच्चे चित्र है, सच्ची रूप है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि सूखी और फटी धरती की दरारों को देखकर कपाल मतलब कि पकड़े हुए हैं। आकाश की ओर मेघ के लिए टकटकाती लगती किसानों की करुण दशा को देखकर किसका हृदय पिघल नहीं जाएगा। ठीक है, और जब टप टप बूंदें बरसने लगी हो तब हर्ष विभोर होकर मोर की तरह नाचते किसानों को देखकर किसान मन प्रफुल्लित नहीं हो जाएगा। आगे बात करते हैं। जैसे जब लोग सुख की नींद सोए रहते हैं तभी ब्रह्मा बेला में बैलों को मतलब कि बैलों को खिला पिलाकर किसान खेतों की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। उनके भाग्य में सुख कहाँ बाधा है। ठीक है, वो तो हमारे लिए दिन रात खटते हैं। भारतीय किसानों की दशा अत्यंत ही मतलब कि दीनहीन है। उनके समक्ष तरह तरह की कठिनाई और परेशानियां होती हैं। वे कर्जों में अनकट मतलब कि डूबे हुए हैं। उनके मतलब कि जोते छोटे और अलाभकारी है। उनके पास अच्छे बैल नहीं होते। छोटे किसान जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है वे बड़े किसानों या महाजनों के मोहताज हैं। अच्छे बीज, खाद और सिंचाई के समुचित प्रबंधन के अभाव में वे अच्छी खेती नहीं कर पाते हैं। जिस अनुपात में सभी चीज़ों के मूल्य बढ़े हैं उस अनुपात में कृषि को उपजाऊ जो है दाम नहीं बढ़ रहे हैं। खरीदोगे बहुत महंगा, लेकिन अपना चीज़ को बेचोगे वो ज़्यादा महंगा नहीं है, जिससे किसान जो है आज वहीं के वहीं छोटे किसान रह गए हैं। परिणाम तो सभी के पेट भरने वाले किसान स्वयं भूखे ही रह जाते हैं। बात समझ पा रहे होंगे ना आप। आगे उन्नत देशों के किसान प्रशिक्षित होते हैं, भारतीय किसान इन सुविधाओं से वंचित है। मतलब भारतीय किसान परिश्रमी है परंतु अधिकतर अनपढ़ है। यदि सही ढंग से उनको प्रशिक्षित किया जाए तो मतलब कि सामयिक सहायता की जाए तो वे देश को अन्न के मामले में बिल्कुल आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो किसानों का महत्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने समझा था, इसलिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। सचमुच किसान आदर, श्रद्धा एवं स्नेह के पात्र हैं। भारतीय किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी कुशल प्रशिक्षण का ज्ञान देकर उनकी हर संभव जो है सहायता की जाए, तभी यह देश बहुत सी मुसीबतों से ऊपर उठा सकता है। ठीक है, उसके बाद अथवा में था झारखंड का पर्यटन स्थल। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर हो गया झारखंड में प्रकृति की असीम कृपा रही है, पर्यटकों के लिए झारखंड स्वर्ग है। हर ओर यानी कि हर ओर प्रकृति दृश्य बिखरे पड़े हैं। आबादी से 1.5 मतलब कि 10 किलोमीटर दूरी किसी भी दिशा में जाने पर इतने मतलब कि न्याय विराम दृश्य मिलते हैं, मनोमुग्ध हो जाते हैं, तो मतलब कि मन मुग्ध हो जाता है। आगे बात करते हैं पर्यटन की दृष्टि से झारखंड जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों प्रकार के पर्यटन स्थल है। जल प्राप्त एवं अभ्यारण्य से भरे पड़े हैं। धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए वेदनाथ मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण है, देवघर में स्थित है। इस मंदिर में सावन के महीने में मतलब कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए मतलब कि बहुत सारे से श्रद्धालु जाते हैं, भीड़ उमड़ पड़ती है। यहाँ जल चढ़ाने का बड़ा महात्म्य है। जैन माता मतलब कि जैसे यहाँ पर दिया जैन मतावलंबियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नार्थ भी झारखंड में ही है। आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बोला है झारखंड में नृत्य, संगीत और कला की अलग पहचान है। यहाँ के रीति रिवाजों और कर्माशय आदि पर्वों के मतलब क्या है, पर्वों की समृद्ध परंपरा है। बेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य है पलामू स्थित। इस अभ्यारण्य में कई तरह के वन्य पशु जो है रात को रुककर वहाँ वन्य पशुओं का अवलोकन अत्यंत मतलब कि मुग्धकारी होता है। नेतरहाट में जैसे यहाँ पर दिया है नेस ग्रीक रूप से एक शैक्षणिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ एक उत्कृष्ट स्कूल है जहाँ से पढ़कर विद्यार्थियों ने आज भारत में अपना अलग पहचान बनाई है। ठीक है, आगे यहाँ का सूर्योदय एवं सूर्यास्त पर्यटकों का मन मोह लेता है। झारखंड में पर्यटन स्थलों की भरमार है। आज ज़रूरत है तो इन जगहों पर पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ने की, इससे राज्य कोष में वृद्धि होगी और झारखंड संपन्न होगा। सो इसके बाद आपका ख नंबर यानी ये तो क नंबर का था, ख नंबर में आपको क्या करना है, समाचार पत्र पत्रिकाओं के संपादक को एक पत्र लिखना है। सो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे आंसर से। तो यहाँ पर लिखेंगे सेवा में संपादक महोदय और सत्य भवन प्रकाशन नई दिल्ली। उसके बाद महोदय, उसके बाद आगे यहाँ से शुरुआत करेंगे
क्या लिखेंगे कि आपके प्रतिष्ठित प्रकाशन के माध्यम से मैं अपनी रचना भ्रष्टाचार देश की दुर्दशा का प्रमुख कारण है। मतलब कि प्रकाशित करवाना चाहता हूँ। सरकार का हर विभाग भ्रष्टाचार में मतलब कि लिप्त है। कोई विभाग ऐसा नहीं है जहाँ बिना लेन देन के कोई काम कराया जा सके। उच्च स्तर पर तो इसका और भी भयंकर जो है स्वरूप है। 2G घोटाला, खनन घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला जैसे ना जाने इतने घोटाले इस देश के गरीबों के हक के पैसों को लूटा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी झारखंड के अंदर में देखा जाए तो पूजा सिंघल ने कितने सारे पैसे जो है गरीबों का लूट के रखा था। ठीक है, मैंने अपनी रचना में इन सभी मुद्दों और तथ्यों पर मतलब कि बेबक और यानी कि तथ्यपरक विचार रखा है। उसके बाद आगे आपको क्या लिखना, मैं अपना रचना जो है कुछ झलकियाँ मतलब पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ। आशा है इसका विश्लेषण करने के बाद आप पूरी रचना को प्रकाशित करने का विचार करेंगे। आपके भाव दिया यानी भाव दिया और यहाँ अपना नाम और यहाँ पे अपनी जगह का नाम डाल सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पर ग नंबर में क्या बोला, कोरोना से बचाव के उपाय बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे। सो सबसे पहले यहाँ अपना जगह और कहाँ पे किस शहर में रहते हैं और यहाँ से शुरू करेंगे प्रिया मित्र, मतलब प्रिया मित्र सुरेश। तो आप अपने दोस्त का नाम लगा सकते हो, सप्रेम नमस्कार। शुरुआत करेंगे, मुझे आशा है कि तुम सब परिवार सहित स्वस्थ तथा आनंद के साथ होंगे। मैं भी यहाँ मतलब कि कुशल से हूँ। विशेष समाचार यह है कि गत 20 दिन पूर्व कोरोना 19 से ग्रस्त हो गया था, मतलब कि कोविड-19 से। ठीक है, और मैंने सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना 19 मतलब कि कोविड-19 को हराकर अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ। मैं आपको कोरोना वायरस नामक बीमारी से बचने के लिए कुछ उपाय बता रहा हूँ। यदि आप इनका पालन करोगे तो हमेशा स्वस्थ रहोगे। अपना मास्क हमेशा लगाना, किसी भी व्यक्ति से हाथ ना मिलाएं, 1 मीटर की दूरी से बात करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और हाथों पर सैनिटाइजर आवश्यक लगाएं। सैनिटाइजर का प्रयोग करें और हाथों पर अवश्य लगाएं। ठीक है, आगे मतलब अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले बेवजह। ठीक है, आवश्यक होने पर ही घर से बाहर जाएं और मुझे पूर्ण आशा है कि आप हमारी बताए हुए उपाय से स्वस्थ रहोगे और आप इन उपायों को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। नंबर क्वेश्चन क्या है कि रिपोर्ट लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। सो एक अच्छी मतलब कि प्रतिवेदना जिसको रिपोर्ट की बोलते हैं, उसको मतलब उनकी जो है निम्नलिखित विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। पहला है तथ्यात्मक प्रतिवेदन, रिपोर्ट की प्रमुख विशेषता होती है। दूसरा है प्रतिवेदन के तथ्यों का प्रमाणिक होना, उनकी दूसरी विशेषता होती है। और तीसरी विशेषता क्या है, जैसे यहाँ पर दिया, प्रतिवेदन एक कानूनी अथवा वैधानिक दस्तावेज का रूप ले लेता है। उसके आधार पर अनेक सर्वव्यापक जनहित संबंधी फैसले लिए जाते हैं। अतः प्रतिवेदना यानी कि रिपोर्ट का तनिक सा भी मतलब कि तथ्यात्मक, भ्रामक, अप्रामाणिक या दायित्वपूर्ण होना बहुत बड़े अहित का कारण बन सकता है। अतः प्रतिवेदना यानी रिपोर्ट का तथ्यपूर्ण, सत्य, प्रामाणिक और दायित्वपूर्ण होना उसकी परम विशेषता मानी जा सकती है। आगे बात करते हैं, निर्णयात्मक भी वेदन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। पांचवा है जैसे यहाँ पर दिया, गतिहीनता और विरोधाभासीहीनता भी प्रतिवेदन का एक विशिष्ट गुण है। इसका छठा वाला पार्ट है विषय, जैसे यहाँ पर दिया, विषय निष्ठता प्रतिवेदन की विशेषता मानी जाती है। उसके बाद आगे प्रतिवेदन का संक्षिप्त मतलब कि सुगठित और उपयोगी होना भी परमावश्यक होता है। उसके बाद आप यहाँ से खंड ग से आपको पाठ्य पुस्तक से पूछा जाएगा जो 5-5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक का काव्य मतलब कि किसी एक काव्य सौंदर्य लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे काव्य दिया, जैसे कलकत्ता में कभी ना जाने दूंगा, किसी एक पर लिखना होगा। ठीक है, कलकत्ते पर बाजार गिरे। सो इसका आंसर क्या होगा, जो यहाँ पे काव्य सौंदर्य क्या है, तो यहाँ पर देखिए, चंपा का भोलापन मतलब कि अल्हड़पन और हठी स्वभाव प्रकट हुआ। विवाह के बारे में उसकी नकुर ऊपरी ऊपरी है। इसी प्रकार पढ़ाई लिखाई के प्रति नुकुर भी ऊपरी ऊपरी होगी। वह पढ़ाई लिखाई को झूठ और चालाकी का पर्याय मानती है। लड़कियों का हाय राम मतलब कि हाय राम कहना, हर बात पर बल देने के लिए दूसरे को झूठ सिद्ध करना स्वाभाविक बात मतलब कि बात बताते हैं। आगे, भाषा ग्रामीण परिवेश के अनुकूल अत्यंत सरल, सीधी और सादगीपूर्ण है। कलकत्ता महानगरीय संस्कृति का प्रतीक है। वह नारी को वियोग दुख देने वाला
तथा पतियों को मायाजाल में फंसाने वाला है, ये उनको समझाते हैं। चंपा के स्वाभाविक संवेदनों के कारण कविता में मतलब कि सजावटी आ गई है। अब अगर पहला वाला नहीं आता तो आप इससे चुन सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती है दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। सो इसका क्या अर्थ होगा, तो आंसर हो जाएगा कोई यात्री का स्वयं संस्कृति प्रेम प्रकट हुआ है, उसे अपने संथाली लोक स्वभाव पर स्वाभाविक गर्व है, ठीक है। आगे है शहरती जीवन की जड़ता और ठहराव की जगह उमंग, उत्साह और उल्लास भरे जीवन की वकालत की गई है। भाषा अत्यंत सरल है या जन जन के करीब की भाषा है या लक्षणिक प्रयोग है। ठंडी होती दिनचर्या उमंग उल्लास से शून्य ठहरे हुए जीवन का प्रतीक है। और मन का हरापन लक्षणिक प्रयोग है, इससे मन की मधुरता और रसता यानी कि सरसता और उमंग उल्लास की अभिव्यक्ति हुई है। यह काव्यांश ना तो ज्ञेय है ना कि तुकांत, इसमें अर्थ की लय है, अर्थात अर्थ के अनुसार गति और यति का बंधन भी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 4 नंबर में हमें 3 प्रश्न देने होंगे जो यहाँ पर हमें देने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 प्रश्न का 3-3 मार्क्स का होगा, जैसे यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। सो पहला यहाँ पर कमीज ना होने पर लोग पाँव से पेट क्यों ढक लेते हैं। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर यहाँ के लोग इतने दीनहीन यानी कि गरीब है, स्वीकारवादी और यथास्थितिवादी हो चुके हैं कि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते, बल्कि वे अपने सिकुड़कर जैसे तैसे जीने को अपनी नियति बना लेते हैं। उनमें संघर्ष करना जो है संघर्ष की कामना मर चुकी है उनके लिए, ठीक है। आगे यहाँ पर हमें 2 प्रश्न का आंसर देने होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप क नंबर का देना चाहते तो उसको ऐसे लिखेंगे, और ख का जैसे यहाँ पर बोला, पठित कविता में चंपा की किन विशेषताओं का चित्रण किया गया। सो आंसर हो जाएगा कवि ने चंपा की निम्नलिखित विशेषताओं को उल्लेख किया है, भोलापन और शरारती और स्वभाव। सो भोलापन जैसे मूक स्वभाव से मन की बात को बिना छिपाए सीधे मुंह पर कहना, आत्मीयता परिवार के साथ मिलकर रहने की भावना, विद्रोही यानी कष्ट देने वाले प्रति खुला विद्रोह करते हैं। आगे यहाँ पर ग नंबर यानी हम यहाँ 3 में से 2 ही करना है। भाषा में झारखंडीपन से क्या तात्पर्य है या क्या अभिप्राय है। सो आंसर हो जाएगा झारखंडी का अभिप्राय है झारखंड के लोगों की स्वाभाविक बोली, उनकी विशिष्ट उच्चारण और स्वभाव है। दूसरा 5 नंबर पर भी हमें ऐसे ही करने हैं, 2 प्रश्न का आंसर देने होंगे जो 3-3 मार्क्स का होगा। सो यहाँ पर हमें बोला है कि नहीं 2 प्रश्नों का उत्तर दे। यहाँ पर जैसे दिया है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझा जाता था। तो आंसर हो जाएगा धनराम स्वयं को नीची जाति का तथा मोहन को ऊंची जाति का समझा जाता था। दूसरे, मोहन कक्षा में उससे अधिक होशियार था, इसलिए मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। तीसरे, मास्टर जी कहा करते थे कि वह अपना एक दिन बड़ा होकर उनका तथा स्कूल का नाम करेगा। इन सब बातों के कारण धनराम जो है मोहन से स्पर्धा नहीं करता था, उसने उसे अपने से ऊंचा मान लिया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता है, क्यों। तो आंसर हो जाएगा स्पीति में जनजीवन बहुत सीमित है, यहाँ वहाँ खुलकर रहने योग्य स्थितियाँ नहीं है, वहाँ 8-9 महीने बर्फ रहती है, जिसके कारण बाहर निकलना भी कठिन हो जाता है। कठिनता से 3-4 महीने वसंत ऋतु आती है, इतने में कम समय में यानी स्पीति का जनजीवन सामान्य नहीं हो पाता है। वहाँ के पहाड़ भी विकसित नहीं है, ना ही रास्ते, ना ही संचार के आधुनिक साधन है, अतः मानवीय गतिविधियों के अभाव में वहाँ के इतिहास जो है वहाँ का निर्माण नहीं हो पाया, ना कोई उल्लेखनीय घटनाएं हो पाई जाती है, वहाँ पे जगह ही खतरनाक होता है। इसीलिए आगे है यहाँ पर रजनी धारावाहिक की पठित कड़ी में किस समस्या का चित्रण हुआ है। सो आंसर हो जाएगा रजनी धारावाहिक की इस कड़ी में मुख्य समस्या है, जैसे ट्यूशन न लगाने पर अध्यापक द्वारा छात्रों को कम अंक प्रदान करना, विद्यार्थियों की मेहनत को कि महत्वहीन कर देना, या भारतीय शिक्षा नीति को कि एक करारा तमाचा है, ठीक है। उसके बाद आगे 6 नंबर क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रेमचंद अथवा त्रिलोचन की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। सो आंसर हो जाएगा प्रेमचंद का कितना, जैसे 2 है तो वो क्या है, सेवा साधन और गोदान, और त्रिलोचन का अमोला, गुलाब और बुलबुल, ये है इनके 2, यानी त्रिलोचन का 3 है और प्रेमचंद का 2 जो है 2 रचना को लिया गया है। आगे बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, पठित पाठ के आधार पर बतलाएं कि घरों में काम करने वाले महिलाओं का जीवन कितना जटिल और कठिन होता है। सो आंसर हो जाएगा इस पाठ में हमें
घरेलू मतलब कि नौकरों के जीवन की अनेक कठिनाइयों का पता चलता है। उन्हें अपनी तरह जीवन जीने का हक नहीं है। मालिक ने जो कहा उन्हें वही करना पड़ता है। सारा दिन काम करके भी उन्हें मतलब कि झिड़कियाँ ही मिलती है। कई बार तो वे भूखे प्यासे ही अपना काम करते रहते हैं। धूप छाँव की चिंता ना करके सारा दिन पसीना बहना उनके भाग्य की बात होती है। अगर इसके अथवा वाला की बात करें, अगर आपको 7 नंबर नहीं आता तो अथवा वाला क्वेश्चन को चुन सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया ततुस के परिवार ने बेबी की ज़िंदगी को संवारने में कैसे सहायता की, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ततुस को जब पता चला कि बेबी बेघर हो गई है तो उन्होंने उसे रहने के लिए अपने घर में एक कमरा दे दिया। इस प्रकार ततुस के घर में लेखिका का जीवन चलाने लगा। उसे और उसके दोनों बच्चों को ठीक से खाना मिलने लगा और ततुस उनका बहुत ख्याल रखते थे। जब उनमें से कोई बीमार हो जाता तो वे उनकी दवा प्रतिबंध करते थे और लेखिका उनका यानी कि सद्व्यवहार देखकर दंग रह जाती और सोचती है कि उसने कोई अच्छे कर्म किए थे जो ततुस जैसा आदमी मिला है। तब उनको लेखिका को मतलब ऐसे लग रहा था। आगे क्वेश्चन से 8 नंबर्स में क्या बोला, ओलो अंधारी पाठ में स्त्री पुरुष संबंध की किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है, बताओ। तो आंसर हो जाएगा पाठ में ऐसे अनेक अंश है जिससे ज्ञात होता है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं होता। सो यहाँ पर आंसर फर्स्ट है। जैसे बेबी के प्रति उसके आस पड़ोस के लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं था। वे सदा उससे पूछा करते थे कि उसका स्वामी कहाँ है। मकान मालकिन उससे पूछती है कि वह कहाँ गई थी, क्यों गई थी और आदि आदि ये सब पूछा जाता था। ठीक है, आगे बात करते हैं। मकान मालकिन का एक बेटा और उसके द्वार पर आकर बैठ जाता और इस तरह की बातें कहता है कि जिनका अर्थ था कि यदि वह चाहे तो तभी वे भी उस घर में रह सकती थी। फिर कुछ लोग जानबूझकर उसके स्वामी के विषय में प्रश्न पूछा करते थे। इसी बात पर उसे तने देते या छोड़ देते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका। जब झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया तो सभी अपना सामान जो है समेट कर दूसरे घरों में चले गए, पर वह अकेले बच्चों के साथ खुली आसमान के नीचे बैठी रही। फिर क्या हुआ, उपयुक्त अंशों में भी इस मानसिकता में कोई अंतर नहीं आया। बेबी हलदार के अनुभव किसी बात पुराने में जमाने की नहीं, वर्तमान समय के ही है। वह यानी कि झुग्गी वासियों की ही मानसिकता नहीं, वरना ये मध्य एवं उच्च वर्ग की भी समस्या है। इसे कोई भी वर्ग नकार नहीं सकता, मगर स्त्री अपने आत्मविश्वास के बल पर कुछ भी कर सकने की क्षमता रखती है। इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर, कल्पना चावला आदि अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो इस तर्क को सत्य सिद्ध करते हैं। अगर आपको यह नहीं आता तो अथवा वाला क्वेश्चन को चुन सकते हो। जैसे यहाँ पर दिया है, लेखिका के बाबा ने चलते समय क्या कहा, यानी कि चलते समय उन्होंने क्या कहा। तो आंसर हो जाएगा लेखिका के बाबा कभी शायद ही उनसे मिलने आए हो। अब जब उन्हें कहीं से पता चला कि बेबी लेखक कार्य कर रही हैं तो वे लेखिका से मिलने आए। चलते समय उन्होंने लेखिका के बड़े लड़के से भी मुलाकात की और उन्होंने कहा कि तुम लोग और भी उन्नति करो। बाबा ने लेखिका से कहा कि अब उसके सुख के दिन आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उसका लड़का बड़ा हो रहा है, वही एक दिन उसे सुख देगा। बाबा ने कहा अभी वह थोड़ा कष्ट और उठा ले, बाद में सुख मिलेगा। तो ये लेखिका के बाबा ने चलते समय उन्हें कहा था। तो गैस हमने यहाँ तक जो है टर्म 2 का सेट 1 हमने जो है हिंदी कोहरे का हमने कर लिया, जो इंटर फर्स्ट ईयर का है। आगे क्वेश्चंस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें आपको 5 सेट बता दिया जाएगा, ये मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ। ठीक है।